हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ, क्या हो अगर बचाने वाला ही आपका दुश्मन बन जाए, अगर आप जिसे सोचें कि ये मेरा रक्षक है और वही आपका भक्षक बन जाए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जो भी फीडबैक्स हों उन्हें आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो है जुनको फुरुता का केस, जिसको 45 डेज ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, जिसने सबको ये हैरान कर दिया कि इंसानियत ऐसी भी होती है, इंसान ऐसे भी होते हैं। और ये कहानी दिल दहलाने देने वाली है। ये कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो लड़की जिसने ये सब कुछ सहा, वो 45 दिन तक जिंदा रही। कैसे जिंदा रही वो 45 दिन तक, आप ये सोचिए। वो 45 दिन उसके जहन्नुम के उसने किस तरह बिताए होंगे, किस तरह उसने जिए होंगे, ये हम और आप इसकी उम्मीद भी नहीं लगा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस केस के बारे में। तो जुनको फुरुता जो है वो जापान की रहने वाली एक 17 वर्षीय लड़की थी, जिसका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1971 में। और जो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत हैप्पी गर्ल थी, जिसके स्कूल में पढ़ने में स्कूल में उसके स्कोर्स बहुत अच्छे थे, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसको सब बहुत प्यार करते थे, घर में उसका सम्मान था, स्कूल में उसका सब सम्मान करते थे, उसके शिक्षक, उसके दोस्त, जो भी उसके आसपास थे सब उसको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। वो ना कि पढ़ने में अच्छी थी बल्कि वो हर एक एरिया में बहुत अच्छी थी। वो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और आगे ग्रेजुएशन करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए वो एक नौकरी भी कर रही थी। तो वो पढ़ाई के साथ साथ एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम भी कर रही थी, पार्ट टाइम एक जॉब कर रही थी, ताकि वो ग्रेजुएशन के लिए, अपने आगे भविष्य के लिए वो पैसे जमा कर पाए और उसको अपने परिवार पे बोझ ना बनना पड़े। वो परिवार की बिना मदद लिए अपने खुद के दम पर ग्रेजुएशन के लिए पैसे जोड़े और खुद के दम पे पढ़ाई करे। वो अपने लिए, अपनी पढ़ाई, अपने फ्यूचर, अपने करियर के लिए इतनी सजग थी कि वो कभी किसी भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। हमेशा उसने अच्छे स्कोर किए। जो 4 मेन अपराधी थे उनके नाम थे हिरोशी मियानो, जिसकी उम्र थी 18 वर्ष, जो अगुरा, जिसकी उम्र थी 17 वर्ष, शिंजी मिनाटो, जिसकी उम्र थी 16 वर्ष, याशुजी बंतबे, जिसकी उम्र थी 17 वर्ष, जिन्हें कोर्ट में ABCD के नाम से जो है वो नाम दिया गया था उनका। और इसके अलावा इसमें टेत्सुओ नाकामुरा और कोइची इहारा भी थे, जिन दोनों की उम्र थी 16-16 वर्ष। तो ये टोटल 6 अपराधी थे। ये सारे जो थे वो एक याकूब गैंग के, अपने आप को एक याकूब संस्था थी जिसके अंतर्गत ये सारे काम करते थे, जिसमें ये लोगों को अपहरण करते थे, चैन स्नैचिंग, चोरी, अपहरण, बलात्कार, ये सारी चीज़ें ये लोग हमेशा से करते आ रहे थे, धमका के कि हम याकूब के मेंबर हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उस समय इसका बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर डर था, भय था, तो लोग नहीं बोलते थे कुछ। 5 नवंबर को इन्होंने एक महिला, 19 वर्षीय महिला को भी अदाची नाम की एक जगह है, वहाँ इन्होंने उसको लूटा, उसका किडनैप किया, उसको फिर एक होटल में ले जाके इन्होंने उसका रेप भी किया। अब हम बात करेंगे 25 नवंबर की। 25 नवंबर की शाम जुनको फुरुता जो है हमेशा की तरह उस दिन भी अपने काम से घर की ओर लौट रही थी, जहाँ 2 मोटरसाइकिल से लड़के आकर उसकी साइकिल को धक्का मार देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। पीछे से मियानो आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें, उनको डांटता है और मतलब उसके पक्ष में ऐसे, क्योंकि इससे पहले ये हुआ था, मैं बताना भूल गई हूँ कि मियानो ने जुनको को
क्योंकि जुनको देखने में बहुत खूबसूरत थी, वो पढ़ने के साथ-साथ बहुत ही खूबसूरत भी थी और अच्छी भी थी, दिल का, स्वभाव का, हर तरीके से वो बहुत ही बेहद उम्दा इंसान थी। तो यही सब देख के वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाई स्कूल से इन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और याकूब गैंग जॉइन कर लिया था, जहाँ ये सारे दंगे-फ़साद करते थे। उसके बाद फिर उसने जुनको को स्कूल में प्रपोज़ भी किया था, मियानो ने, जिस पे जुनको ने उसका प्रपोज़ल ठुकरा दिया था। मन में उसके कहीं न कहीं ये चीज़ खटक रही थी कि अरे हम तो याकूब गैंग के जो हैं वो लोग हैं, हमारे साथ इतना बुरा हमें मना करने की हिम्मत कैसे हो गई? खैर, तो ये तो हो गया हाई स्कूल की बात। फिर वहाँ इसकी साइकिल गिरा देते हैं, पीएचसी से मियानो आता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें कोई बात नहीं, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब स्कूल में पढ़ता था, प्रपोज़ किया था, लेकिन फिर उसने जब मना कर दिया तो पीछे से उसने कभी कुछ किया भी नहीं। तो कहीं न कहीं जुनको को उस पे भरोसा हो गया। मियानो उसको घर छोड़ने के बाद बजाय एक गोडाउन लेके गया, वहाँ उसने उसको कैद में रखा। फिर उसके बाद उसको वहाँ से वो एक हॉस्पिटल में लेके गया और जहाँ उसने उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके डींगे हाँकी कि अरे मैंने तो जुनको को किडनैप कर लिया है और उसके साथ रेप किया है, वो अभी मेरी कैद में है। तो दोस्तों ने कहा कि इसको अब छोड़ना मत और तू वेट कर। फिर होटल के पास में एक पार्क था, ये सारे फ़ुरुता को वहाँ लेके जाते हैं, जहाँ फ़ुरुता को वहाँ पार्क में लेके जाते हैं, जहाँ पे ओगुरा, मिनाटो और बंतबे इंतज़ार कर रहे थे खड़े होकर। और उन्होंने फ़ुरुता को ये धमकी दी कि अगर तुमने अपना मुँह खोला या तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हमें पता है कि तुम कहाँ रहती हो और हम तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम याकूब गैंग के मेंबर्स हैं। 17 साल की बच्ची, उसको क्या ही होगा, इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उसके साथ पहले इतना कुछ गलत हो चुका था। वो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है हम तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर मिनाटो ने फ़ुरुता को अदाची स्थित अपने घर, मिनाटो जो लड़का था, उसका घर था, उसके माँ-बाप वहाँ रहते थे, वो अपने घर के दूसरी मंजिल पे एक कमरा था, वहाँ पे फ़ुरुता को इन लोगों ने किडनैप करके रखा। 40 दिनों तक उसको बंदी बना के रखा, जहाँ इन लोगों ने बारी-बारी से उसका कंटिन्यू रेप किया और इस तरह की प्रताड़ना की कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। मतलब मुझे बताने में भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि जिस पे बीती होगी उसका क्या ही हाल हुआ होगा, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उन्होंने उसको रेप के साथ-साथ उसको कॉकरोच खिलाए, उसको खाने के नाम पे कुछ नहीं देते थे। सिर्फ़ दूध ज़रा-सा देते थे जिससे वो साँस ले सके, कि वो ज़िंदा रहे बस। उनके करने के लिए वो जली हुई सिगरेट से उसके शरीर पे दाग मारते थे, उसको जलाते थे, उसको कम कपड़ों में उसको बालकनी में लिटा देते थे, एकदम दिसंबर वाली ठंड में। और वो बेचारी, मतलब उसको पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते थे। आप समझ रहे हैं, मतलब इन लोगों का इस तरह का, मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन ये सब उस लड़की के साथ सच में हुआ है। उसको पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते थे। आप सोच रहे होंगे कि मिनाटो के माता-पिता ने तो उसे देखा होगा ना, तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? मिनाटो ने कुछ दिन तक तो ये ड्रामा किया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद फिर जब उनको ये, क्योंकि मिनाटो के घरवाले, उसके माँ-बाप भी बहुत डरते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि उनका बेटा ऐसे गैंग का वो मेंबर है और वो उनको भी बहुत प्रताड़ित करता था। उनकी तरफ भी उसका बहुत ही गंदा रवैया हो चुका था, तो वो उससे डरते थे कि अगर हमने कुछ सवाल उठाया, हमने कुछ किया तो हमें ये नुकसान पहुँचाएँगे। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कोई मुश्किल थी, वो चाहते तो स्टैंड ले सकते थे, उस बच्ची की जान बचा सकते थे। खैर, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आप जितना गंदा इमेजिन कर सकते हैं, उतना गंदा इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल तक उस लड़की के साथ, बेचारी के साथ प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ी। उसको पंचिंग बैग की तरह के लिए यूज़ करते थे। उसको खाने के नाम पे कॉकरोच खाने के लिए दिए जाते थे। उसको अपनी ही यूरिन पीने के लिए मजबूर किया जाता था। उसको
रेप तो मतलब छोटी चीज़ें हो गई, उसको उसके पेट पे जब ये लोग कहीं से फ्रस्ट्रेट होके आते थे, या फिर एक बार जुंको ने भागने की भी कोशिश की, हाँ, तो उसको फ़ोन मिल गया एक, तो उसने फ़ोन करने की कोशिश की, और बस रिंग बजने ही वाली थी कि अ, एक लड़के की आँख खुल गई, और पकड़ने के बाद फिर उसके पेट पे लातें मारी उसको सबने, और उनके हाथ में खून ना लगे, जिसकी वजह से ये ग्लव्स पहन लेते थे और उसको मारते थे। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी क्रूरता भी बढ़ती गई, और अब सिर्फ उसे ज़िंदा रहने के लिए थोड़ा-सा दूध दिया जाता था जिससे वह अपनी सांसें ले सके, और खाने के नाम पे उसे मरे हुए कॉकरोच दिए जाते थे, उसको अपनी यूरिन पीने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वह बहुत कुपोषित हो गई थी। उसकी वो इतनी वीक हो गई थी कि वो वॉशरूम तक पैदल जाने में असमर्थ थी। वो वॉशरूम तक पैदल नहीं जा सकती थी, जिससे वो कभी-कभी कमरे में ही वॉशरूम जो है वो को इतनी बुरी तरीके से पीटते थे, जिससे उसका प्यारा-सा मासूम-सा चेहरा सूज गया था। वो बस एकमात्र पत्थर की मूरत बन के रह गई थी। उसको इतना प्रताड़ित कर चुके थे ये लोग कि उसे अब दर्द महसूस होने भी बंद हो चुके थे। उसे वैसे ही कम कपड़ों में गाने बजा दिए जाते थे और कहते थे हमें एंटरटेन करो, हमें नाच के दिखाओ। वो बेचारी वो भी करती थी, और बहुत कुछ करते थे। मैं सारी चीज़ें नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, और मैं शायद अभी मैं इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप जितना बुरा सोच सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बुरा उसके साथ हुआ है। अगर मैं कह रही हूँ कि रेप बहुत छोटी चीज़ हो गई, तो आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि उसके साथ कितना गलत हुआ होगा, कितना बुरा हुआ होगा। और आखिर में 4 जनवरी 1989 को जिनको ने अपनी आखिरी सांस ली, और उसके मरने के बाद ये पकड़े ना जाएं, इस डर से इन्होंने एक ड्रम में कंक्रीट भर के उसकी बॉडी को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे छोड़ के आ गए, और ये पकड़े भी नहीं गए इस जुर्म के लिए। इन्होंने जो 5 नवंबर को एक महिला को पकड़ के उसका जो रेप किया था, उस केस के लिए पुलिस इनको पकड़ के ले गई थी, लेकिन इनको लगा कि जो है हमारे उस जुर्म के लिए हमको पकड़ा गया है, क्योंकि अलग-अलग पूछताछ हो रही थी। तो मियानो को लगा कि इसके दोस्तों ने वो वाला केस जो है वो बता दिया है, जुंको वाला केस, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये वाला केस सामने आ गया। नहीं तो शायद ये केस कभी हमारे सामने ना आ पाता। ये केस जब सामने आया तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और इनकी जो आइडेंटिटी थी वो छुपा के रखी गई, क्योंकि लोग बहुत आक्रोश में थे। लोग कह रहे थे कि इनको फांसी की सज़ा दो, इनको उम्र कैद की सज़ा दो, लेकिन ना किसी को फांसी की सज़ा हुई, ना किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई, और नाबालिग हैं इसकी वजह से इनको छोड़ दिया गया। कई लोग 2 लोगों को तो छोड़ दिया गया था, जिसमें हिरोशी मियानो को 17 साल की सज़ा सुनाई गई थी, और उसको फिर बाद में 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो जापान में आमतौर पर सबसे ज़्यादा लंबी सज़ा मानी जाती है, जो आजीवन कारावास के बराबर है। जहाँ इसको मानसिक रूप पे इसका विकास नहीं हुआ है, इस वजह से इसने ये जुर्म किया है, इस बेसिस पे इसको 2009 में बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, और जहाँ इसने अपना सरनेम बदल के दूसरा योकोनामा रख लिया, और फिर कई अपराध किए, फिर पकड़े गए, फिर छोड़ दिए गए, और फिर इसने शादी भी की एक चीनी महिला से, जहाँ इसका डिवोर्स हो गया। फिर इसने याकूब जो है वो जॉइन कर लिया, याकूब गैंग, और फाइनली इसने 16 जुलाई को 2022 में 51 वर्ष की आयु में इसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि एक रूम में ये बेसिन से टकरा के, इसका सर टकरा के फिसल गया, सर वहाँ से बेसिन से टकरा के इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मानसिक रूप से कमज़ोर था, ज़ाहिर है। शिंजी मिनाटो को 5 से 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी, फिर
5 से 9 साल की सज़ा सुनाई गई। उसके माता-पिता और भाई-बहन जो भी थे, उन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया कि उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। होना चाहिए था, पर कानून तो हमारा हर जगह का अंधा ही है। और 1998 में इसने रिहा होने के बाद ये अपनी माँ के साथ रहने लगा था। यासुशी जो बंतबे था, उसको 3 से 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी और फिर 5 से 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जापान के सर्वोच्चतम न्यायालय में अपील की, लेकिन जुलाई 1992 में उनकी अपील जो है वो खारिज कर दी गई थी और उसे 1996 में रिहा कर दिया गया था। बंतबे को एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी हो गई थी और जिसका इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण उसकी मई 2021 में 49 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई थी। तेसो नाकामुरा और कोइची इहारा, जिन्होंने सिर्फ फुरुता का रेप किया था, मर्डर में उनका हाथ नहीं था, जैसे बहुत कम हो गया हो, रेप करना तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं, है ना। उन्हें 2000 तक किशोर हिरासत में रिहा कर दिया गया था। तो इसके लिए कई पत्र लिखे गए, कई मेल्स लिखे गए, कई तरीके से जो भी उस समय थे, लोगों ने चिट्ठियां लिख के ये अपील करी कि इनको फांसी दो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाओ। लेकिन जो है आपके सामने है, आप इसको विकिपीडिया कर सकते हैं। फुरुता की डेथ हुई थी 4 जनवरी 1989। उसकी डेड बॉडी का जो ड्रम मिला था, वो मिला था 29 मार्च को 1989 और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया 2 अप्रैल 1989, जहां उसके फ्यूनरल के वक्त उसके दोस्तों ने उसके लिए एक नोट लिखा है, जो मैं आप सबको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। इसमें लिखा है, जून चान, वापसी पर आपका स्वागत है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम फिर इस तरह मिलेंगे। तुम्हारे साथ इतनी क्रूरता हुई है ना। तुमने कितना कुछ सहा है ना। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं जीती रही, अनजान रही कि क्या हो रहा है। तुम हमेशा इतने सौम्य और खुशमिजाज रही हो जून चान। सांस्कृतिक उत्सव के लिए हमने जो खुशियाँ मनाई, वे तुम पर बहुत अच्छी लगती थी। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। हम जून चान की मौत पर बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जैसे जैसे हम व्यस्तता के में कदम रखेंगे, हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करेंगे जहां एक जघन्य अपराध ना हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जून चान को अपने दिलों में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल तुम्हारा डिप्लोमा भी ले आए हैं। इसकी बदौलत कक्षा 3 से 8 के हम सभी 47 छात्र स्नातक हो गए हैं। जून चान, अब कोई दर्द या पीड़ा नहीं है। शांति से आराम करो। अलविदा जून चान। ये उसके दोस्तों ने उसके लिए नोट लिखा था, जिसको सुन के शायद आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी प्रताड़ना उस पे हुई है जो एक इंसान के साथ कोई सोच भी नहीं सकता।